हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का पार्ट 11 पढ़ने जा रहे हैं डॉक्टर राम कुमार बिहार जी के किताब से। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है आपके सीजीपीएससी एग्जाम के लिए, व्यापम एग्जाम के लिए। आपको मालूम है, तो इसका पार्ट 11 है। आज जो है बेसिकली हम ब्रिटिश शासन हमारे छत्तीसगढ़ में कैसे आते हैं उसके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अब जो भी वीडियो आएगा इसके बाद 1857 की क्रांति से लेकर 1947 उसके बाद हमारा जो राज्य निर्माण है वहां तक के इतिहास हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज जानते हैं मराठा का अंत कैसे हुआ और अंग्रेज है कैसे हमारे छत्तीसगढ़ में आए, या हम ये बोल सकते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ कैसे अंग्रेजों के अधीन हो गया था। ठीक है, चलिए तो छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन के बारे में आज जो है हम अध्ययन करेंगे। महान मुगल के नाम से विश्व इतिहास में चर्चित मुगलों का भारत में पतन औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद से जो है प्रारंभ हो गया। ठीक है, आप मालूम है कि अगर आप भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से जाते हैं, जब तक औरंगजेब था तब तक जो मुगलों का शासन था अच्छा था। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है फिर मुगलों का भी अंत होना जो है प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब है कि अब जो है अंग्रेजों का आधिपत्य जो है स्थापित होने लग जाएगा। ठीक है, सेम यही चीज हुआ कि जब भारत में औरंगजेब की मृत्यु होती है ना, मुगल सम्राट की, तो धीरे धीरे जो है अब अंग्रेज जो है अपना हाथ जो है जमाने लगते हैं। और सन 1707 से लेकर 1818 ईस्वी तक के काल को मराठा सर्वोच्चता का काल माना गया है। मतलब इस काल में जो है मराठा का उदय हुआ। जब तक औरंगजेब थे तब तक मराठा उतना प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मराठा का क्या होता है, उदय होता है। और मराठा जो है सर्वोच्चता का होते हैं, है ना, मतलब सब तरफ से जो है अब मराठा का राज जो है स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसी कारण नागपुर में जी मराठा है, और नागपुर में जब मराठा है तो हमारा छत्तीसगढ़ भी क्या हो गया, उनके आधिपत्य में हो गया। ठीक है, इतिहास की यह विडंबना रही कि जब अंग्रेजों का उत्थान हो रहा था तब मराठों में कोई ऐसा दबंग व्यक्तित्व नहीं था जिसके झंडे के नीचे एकत्र होकर अंग्रेजों का सामना करने के लिए मराठे जो है प्रस्तुत हो सके। ठीक है, अब मराठा का शासन चलने लग गया। ठीक है, अब मराठा के बाद कौन आए, अंग्रेज आए। तो मराठों में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जो क्या कर सके, उस अंग्रेजों को जो है दबा सके। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में मराठा की शक्ति क्या हो गई, ध्वस्त हो गई, कमजोर हो गई, पूरी तरह से नष्ट हो गई। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, यह मराठा सरदार भोसले के अधिकार क्षेत्र में आता था हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी, नागपुर थी। ठीक है, उस समय मध्य प्रांत वाला हिस्सा आप जानते हैं। भोसले शासक रघुजी द्वितीय यद्यपि अपने राज्य में ब्रिटिश हस्तक्षेप और उनकी विस्तारवादी नीति के विरोधी थे। ठीक है, याद रखेंगे, जो रघुजी द्वितीय थे जो नागपुर से शासन कर रहे थे, ठीक है, वो केवल एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया है, ब्रिटिशों का क्या किया है, पूरी तरह से विरोध करते थे। लेकिन जैसे ही रघुजी द्वितीय का मृत्यु होता है, ठीक है, तो आप जानते हैं अप्पा साहब तो अंग्रेजों के साथ ही मिल जाते हैं। हालांकि उनको थोड़ा दिन बाद एहसास हो जाता है कि भाई अंग्रेजों के साथ नहीं मिलना था, लेकिन वो बगावत करते हैं, फिर भी अंग्रेज उनसे संधि करा लेते हैं। ये बात से बहुत अच्छी तरह से आप वाकिफ होंगे। ठीक है, तो रघुजी द्वितीय के जीवित रहते अंग्रेजों को नागपुर में अपने प्रभाव को स्थापित करने का इरादा जो है स्थगित करना पड़ा। जब तक रघुजी द्वितीय थे तब तक जो अंग्रेज है वो नागपुर नहीं आ पाए। 22 मार्च 1816 को रघुजी द्वितीय का देहांत हो गया और सत्ता का संघर्ष जो है दौर चला। ठीक है, जैसे रघुजी द्वितीय का मृत्यु होता है नागपुर में आप जानते हैं सत्ता संघर्ष चलता है कि, है ना, एक परिवार में ज्यादा व्यक्ति जब होते हैं तो सत्ता संघर्ष होगा, सबको राजा बनना रहता, वही चीज हुआ। इसका फायदा अंग्रेज उठाते हैं और नागपुर को भी हथिया लेते हैं। ठीक है, जेन्स्किन के षड्यंत्र और अप्पा साहब के विश्वासघात ने नागपुर राज्य में अंग्रेजी प्रभाव के विस्तार को संभव बनावा। ठीक है, ये क्या किया, अप्पा साहब जाके मिल गए अंग्रेजों का, इसको क्योंकि क्या चाहिए था, शासन करना था नागपुर से, इस कारण जाके ये अंग्रेजों से मिल जाता है। ठीक है, और यही व्यक्ति ऐसा है, आप बोल सकते हैं कि इन्होंने ही क्या किया, नागपुर को अंग्रेजों के हाथ में सौंप दिया। ठीक है, अब 27 मई 1816 को अंग्रेजों ने अप्पा साहब के साथ सहायक संधि की, जो निश्चित रूप से अंग्रेजों के हित में थी। मतलब अप्पा साहब और अंग्रेजों के बीच में एक संधि होती है 27 मई 1816 को। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाता है कि जो नागपुर है वो अंग्रेजों के हाथों में चला जाता है। ठीक है, इतिहासकार मालकम ने इस संधि के महत्व को बतलाते हुए लिखा है, भारत वर्ष की तत्कालीन परिस्थितियों में कोई भी घटना इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी नागपुर राज्य से अंग्रेजों द्वारा की गई
सहायक संधि, मतलब ये आप समझ सकते हैं ये संधि कितना इंपॉर्टेंट था उस समय। ठीक है, नागपुर राज्य में अंग्रेजी सेना रख दी गई। ठीक है, अब नागपुर में अंग्रेजी सेना रख दी गई, इनको पैसा देना पड़ेगा, मतलब पूरा लगाम अब जो है किसके हाथों में हो गया, अंग्रेजों के। तो नागपुर राज्य में अंग्रेजी सेना रख दी गई। 21 अप्रैल 1817 ईस्वी को अप्पा साहब भोसले का नागपुर में क्या हुआ, राज्यारोहण, मतलब वो शासक बना वहां का। ठीक है, अभी तक वे राजा के रेजिडेंट के रूप में दायित्व का निर्वहन कर रहे थे, अब खुद शासक बन गए। राजगद्दी पर बैठने के पश्चात वह अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहते थे। ठीक है, मतलब वो तो अब सत्ता पाने के लिए अंग्रेजों का साथ तो ले लिया, लेकिन जैसे ही वो जो है सत्ता पा लिया उसके बाद उसको एहसास हुआ कि भाई मुझे अंग्रेजों की हाथ की कठपुतली नहीं बनना है, और ये क्या करता है, बगावत करने लग जाता है। जैसे ही बगावत करते हैं फिर से अंग्रेज इनको पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद फिर से संधि करा देते हैं। ठीक है, तो कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता था। अंग्रेजों को भी यह आभास होने लगा कि अप्पा साहब की मित्रता जो है अविश्वसनीय है, मतलब जो अप्पा साहब है विश्वासघाती आदमी है। शुरू भी था, ठीक है, ये पहले अंग्रेजों के साथ मिल गया तो भी विश्वासघात किया था मराठों के साथ। ठीक है, अब अंग्रेजों के साथ मिलने के बाद उनके साथ विश्वासघात कर रहा है, मतलब इस सबके साथ क्या किया, विश्वासघात इन्होंने किया। बाजीराव द्वितीय ने जब अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया तब अप्पा साहब भी अंग्रेज विरोधी हो गए। 18,000 सैनिकों के साथ उन्होंने सीताबर्डी में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। ठीक है, मतलब अंग्रेज जो है 18,000 सैनिक लेके आए थे और अंग्रेजों से क्या किए, ये लड़ाई लड़ी। ठीक, 18,000 सैनिक किसके थे, अप्पा साहब के थे, सॉरी 18,000 सैनिक अप्पा साहब के थे और 1800 सैनिक अंग्रेजों के। अब सोच लो 1800 सैनिक जो है 18,000 सैनिकों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। ठीक है, और अप्पा साहब को नई संधि जो है स्वीकार करनी पड़ी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अंग्रेजों ने नागपुर के शासक रघुजी तृतीय के वयस का होते तक नागपुर राज्य का शासन भार अपने हाथों में रखा। ठीक है, जैसे ही अप्पा साहब के साथ संधि कराते हैं नागपुर में, रघुजी तृतीय, रघुजी द्वितीय का तो मृत्यु हो जाता है, फिर रघुजी तृतीय आते हैं नागपुर में, तो उनके अब वो थे अल्प वयस्क थे। ठीक है, उनका उम्र नहीं हुआ था, तो उनका वयस्क होने तक अब अंग्रेज जो है क्या किए, अपना शासन चलाए। कहने का मतलब है राजा तो था रघुजी तृतीय लेकिन नाम मात्र का। ठीक है, और वो छोटे थे, उम्र नहीं हुआ था, इसीलिए पूरा काम काज कौन देख रहे थे, अंग्रेज देख रहे थे। ठीक है, इनको पढ़ने के लिए भेज दिए थे लंदन। ठीक है, इस नई व्यवस्था के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ का शासन भी ब्रिटिश नियंत्रण में चला गया। ठीक है, याद रखेंगे अब किसके हाथों में आ गया, अब अंग्रेजों के हाथों में आ गया हमारा छत्तीसगढ़ एक प्रकार से। मिस्टर एडमंड नामक अंग्रेज को छत्तीसगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया। नागपुर के भोसला के प्रदेशों के शासन के लिए 5 सूबों में बांटा गया, मतलब नागपुर के भोसलों के लिए जो छत्तीसगढ़ प्रदेश, मतलब पूरे प्रदेश को समझ सकते हैं, 5 सूबे में बांटा गया। सूबों का मतलब होता है जिलों में बांटा गया, जिसमें से छत्तीसगढ़ को एक सूबा बनाया गया, पूरे छत्तीसगढ़ को एक सूबा बनाया गया, एक जिला बनाया गया, और इसका प्रमुख कौन होता था, अधीक्षक, अधीक्षक को इसका प्रमुख बनाया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश रेजिडेंट के नियंत्रण निर्देशन में इसे काम करना था। ठीक है, ये अधीक्षक किसके अधीन में काम करता था, ब्रिटिश रेजिडेंट। ठीक है, सन 1818 से लेके 1830 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ पर भोसला शासन था, मगर वास्तव में अंग्रेज रेजिडेंट को ही पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, किनको पूर्ण अधिकार प्राप्त थे, ब्रिटिश रेजिडेंट को। कैप्टन एडमंड छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे। कुछ माह उनका शासन जो है रहा। ठीक है, ज्यादा दिन तक शासन नहीं किया ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड। ठीक है, छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था स्थापित करना उसका मुख्य कार्य था। जब कैप्टन एडमंड जो है अधीक्षक बना छत्तीसगढ़ का, तो वो क्या काम किया, छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था जो है स्थापित किया। उनका एक मुख्य कार्य था। डोंगरगढ़ के जमींदारी का विद्रोह हुआ। ठीक है, एकमात्र विद्रोह होता है इनके शासनकाल में, ध्यान रखेंगे। तो डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह किनके शासनकाल में होता है, प्रश्न भी पूछा जाता है, तो कैप्टन एडमंड के शासनकाल में होता है। ठीक है, एकमात्र विद्रोह हुआ था जिसको दमन कर दिया गया, एडमंड ने उसे नियंत्रण में लाया। इस विद्रोह के दमन के कुछ दिन पश्चात ही एडमंड की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, मतलब ज्यादा दिन तक ये जीवित नहीं रहा और इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटिश अधीक्षक मिस्टर एगेन्यू। एगेन्यू जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखेंगे। 1818 से 1825 ईस्वी तक एगेन्यू छत्तीसगढ़ में अधीक्षक बनकर रहे। गवर्नर जनरल हेस्टिंग उनसे बहुत प्रभावित थे, कहने का मतलब हेस्टिंग जो है उनको बहुत पसंद करते थे। ठीक है, इसीलिए उनको शासन दिए यहाँ का। छत्तीसगढ़ के प्रशासन को भ्रष्टाचार से मुक्त करना था। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था कि छत्तीसगढ़ का जो प्रशासन है उसको भ्रष्टाचार से मुक्त करना। स्थानीय लोगों को मासिक वेतन पर नियुक्त करने की छूट उन्हें दी गई थी। ठीक है, मतलब ये लोगों को
क्या करता था, वेतन देके रखता था। ठीक है, या तो किसी भी काम के लिए वेतन देके क्या करता था, ये नियुक्त करता था। तो ये काम इंपॉर्टेंट है, इसका जितना भी काम है सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला व्यक्ति कौन था अंग्रेजों में, अगेन्यू। अगेन्यू कौन था कि जो क्या किया, यहाँ के लोगों को नियुक्ति दिया। कैसे नियुक्ति दिया, वेतन पर, है ना, वेतन देता था और वेतन के बदले कार्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ के केंद्र में होने के कारण रायपुर को ये राजधानी बनाया। ठीक है, याद रखेंगे, ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रायपुर को पहले नागपुर क्या था, पहले रतनपुर राजधानी हुआ करता था। अभी तक आप रतनपुर को राजधानी पढ़े हैं, अब रायपुर को राजधानी बनाया कौन, एगेन्यू। यह एक महत्वपूर्ण और विवेकपूर्ण कार्य था। छत्तीसगढ़ में कुल 27 परगने थे, जिनको फिर से सीमांकन किया गया और कितने परगनों में बना दिया, 8 परगने कर दिया। 27 से कितना परगने कर दिया, 8 परगने को जो है बनाया गया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 180 मील लंबा और 120 मील चौड़ा। 180 मील लंबा और 120 मील चौड़ा, ऐसा छोटा टाइप का, मतलब ये अंडाकार आपको दिखेगा ऐसा, इस टाइप से आप मिला के देखेंगे तो इस टाइप से। तो 180 मील लंबा और 120 मील चौड़ा अंडाकार परगना क्षेत्र रखा गया। कमाविजदार को परगना का प्रमुख अधिकारी बनाया गया। इन्हें अधीक्षक के निर्देशन में कार्य करना होता था। ठीक है, अब देखो, रेजिडेंट के नीचे कौन कार्य करेगा, रेजिडेंट के नीचे काम करेगा अधीक्षक। कौन काम करेगा, अधीक्षक। अधीक्षक के नीचे कौन काम करेगा, अधीक्षक के नीचे काम करेगा आपका कौन, ये कमाविजदार, कमाविंसदार। ठीक है, विंसदार। अब देखो, अब समझो इसको, नागपुर में कौन रहेगा, रेजिडेंट। ठीक है, अधीक्षक कहाँ रहेगा, जितना भी जिला है, जो 5 जिला 5 सूबा बनाया गया था, तो जितना भी सूबा है ना, सूबा में रहेगा अधीक्षक। सूबा में अधीक्षक, नागपुर में रेजिडेंट। ठीक है, अभी क्योंकि अभी राजा नहीं है वहाँ, राजा कहाँ चला है, अभी रघुजी तृतीय जो है अल्पवयस्क है, तो वहाँ कौन, रेजिडेंट। नागपुर में रेजिडेंट, अधीक्षक सभी सूबा में अधीक्षक। और कमाविजदार जो 27 परगना था उसको 8 परगना में, छत्तीसगढ़ में कितना परगना, 27 परगना, उसमें 8 परगना में उसको बदला गया और सभी परगना में कमाविजदार बनाया। तो ये परगना का प्रमुख कमाविजदार, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से आप समझेंगे। ठीक है, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। रतनपुर, रायपुर, राजरो, धमतरी, बालोद, दुर्ग, धमता, नवागढ़, खरौद, इस प्रकार 9 परगने हुआ। ठीक है, एक परगना बढ़ा दिया गया, 27 को 8 किया गया, फिर बाद में एक परगना बढ़ा दिया जाता है। अब कितना परगना हो गया, 9 परगना। सबसे पुराना परगना कौन था, रायपुर, और सबसे नया परगना कौन बना, राजरो बना। ठीक है, याद रखेंगे, सबसे पुराना रायपुर और सबसे नया राजरो, 2 परगना को याद रखेंगे, सबसे पुराना और सबसे नया। रायपुर परगने के अंतर्गत 1030 गांव आते हैं और रतनपुर परगने के अंतर्गत जो है 965 गांव आते हैं। ठीक है, उस समय आते थे। एगेन्यू ने धमधा के गोड़ राजा के विद्रोह को शांत किया। ध्यान रखेंगे, इनके काल में जो धमधा के गोड़ राजा है वो विद्रोह किया था, और इसके पहले जो अधीक्षक थे उनके काल में डोंगर जमींदारी का विद्रोह हुआ था। ठीक है, विद्रोह को याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एगेन्यू के काल में जो धमधा के गोड़ राजा है वो उनके विद्रोह हुआ और उनके विद्रोह का ये क्या कर दिया, दमन कर दिया। ठीक है, और सोना खान के जमींदार को उसके द्वारा हड़पी खालसा भूमि वापस करने के लिए इन्होंने बाध्य कर दिया। ठीक है, सैनिक सुधार के अंतर्गत एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ के लिए 3000 घोड़े निर्धारित किए। छत्तीसगढ़ को 3000 घोड़े मिले। अनियमित सेना का भी संगठन किया गया। सन 1818 में ब्रिटिश रेजिडेंट जेनकिंस ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की। अब ये नागपुर में थे, अब यहाँ से कहाँ है, छत्तीसगढ़ की यात्रा की। ठीक है, उनकी रिपोर्ट के अनुसार यह बात पता चला कि उस समय राजस्व कितना था, 4,16,005 रुपये राजस्व हुआ करता था, जिसमें जमींदारों से प्राप्त 27,526 रुपये भी शामिल था। ठीक है, कहने का मतलब है कि पहले राजस्व ज्यादा हुआ करता था। जब ब्रिटिश रेजिडेंट आया जेनकिंस, तो बताया कि भाई राजस्व 4,16,005 रुपये है, मतलब अब पहले की अपेक्षा जो है राजस्व में कमी आई है। ठीक है, और राजस्व में ये जो जितना भी रुपया यहाँ दिया गया 4,16,005 रुपये, इसमें जमींदारों से जो प्राप्त किया गया रुपया है 27,526, वो भी सम्मिलित है, मतलब दोनों मिला के। जेनकिंस ने पुराने मराठा शासनकाल के अधिकारियों को पेंशन देकर खुश करने का प्रयास किया। ध्यान रखेंगे, जेनकिंस ने क्या किया, मराठा काल में जितने भी अधिकारी हुआ करते थे उनको, अब तो भाई क्या है, अंग्रेजों का शासन चल रहा है एक प्रकार से, क्योंकि अभी तो रघुजी तृतीय अल्पवयस्क है ना, तो कहीं न कहीं अंग्रेजों का शासन है, तो उनके अधिकारी तो आज भी काम कर रहे हैं, मराठों के अधिकारी। तो क्या किया, ये अपने आप में मिलाने के लिए, कहने का मतलब जो मराठा के जितने भी अधिकारियों हैं उनको अपने तरफ खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए क्या किया, उनको पेंशन देने लगा। पेंशन दिया तो क्या हो गया, अब जितने भी मराठा के अधिकारी हैं वो ये सोचने लगे भाई अंग्रेज तो कितना अच्छे हैं, हमको पेंशन दे रहे हैं,
ठीक है, हमको और पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या किया, सभी जितने भी अधिकारी थे मराठा शासनकाल के, सबको ये क्या कर दिया, पेंशन दिया। ठीक है, अब याद रखना महारासिया, तो महारासिया नामक व्यक्ति नवागढ़ जमींदार के शासक परिवार का था। ठीक है, ये कहाँ का था, ये जो महारासिया नामक जो व्यक्ति है नवागढ़ जमींदार के शासक परिवार का था। मराठों ने उसे 300 रुपये मासिक भत्ता देते थे, मतलब जो मराठे हैं अंग्रेजों के आने से पहले उनको क्या करते थे, 300 रुपया मासिक भत्ता देते थे। लेकिन ये क्या किया, महारासिया जो है विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, तो विद्रोह कर देते हैं, तो इनके विद्रोह को कौन वो करता है, अंग्रेज। इसको पकड़ लेते हैं, भाई आप विद्रोह क्यों कर रहे हैं, तो बताते हैं ठीक है कि मेरा जो वेतन है, ठीक है, तो वेतन के नाम से ये जो है विद्रोह करते हैं, क्योंकि अंग्रेज आते हैं ना तो इनको ये बंद कर देते हैं। ठीक है, महारासिया के जो 300 रुपये मासिक भत्ता मिलता था उसको अंग्रेज बंद कर देते हैं। तो अंग्रेज जब बंद कर देते हैं तो क्या करते हैं लोग, ये फिर विद्रोह करता है, विद्रोह करता है, फिर अंग्रेज इनके विद्रोह को दबा देते हैं और क्या करते हैं, इनको पुनः जो है मासिक भत्ता मिलता है 500 रुपये। ध्यान रखें कितना, 500 रुपये फिर इसका भत्ता जो है निर्धारित करते हैं। ठीक है, नवागढ़ जमींदारी ने 3000 रुपये प्रति वर्ष राजस्व वसूला जाता था। ठीक है, याद रखें नवागढ़ जमींदारी से 3000 रुपये प्रति वर्ष राजस्व वसूला जाता था। महारासिया ने नवागढ़ में जब अशांति मचाई तो एगेन्यू ने उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। अंग्रेजों से उसने जमानत मांगी, किसने, महारासिया ने। वह पहले की भांति शासन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा करके वचन दिया। यह जमानत मिलने पर उसे छोड़ दिया गया महारासिया को, और 500 रुपये का मासिक भत्ता उनको देना जो है प्रारंभ कर लिया गया। ठीक है, ये विद्रोह करने का एक कारण था कि उनका वेतन को भी बंद कर दिया जाता है, जो मासिक भत्ता मिलता उनको, साथ ही वहां से ना प्रति वर्ष जो है राजस्व वसूला जाता था 3000। ठीक है, इस कारण जो है अशांति मचाता है और उसके बाद अंग्रेज उनको समझाइश देते हैं, या बोल सकते हैं कि अंग्रेजों से माफी मांगता है और 500 रुपये पुनः उनको मिलना जो है प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब एक काम और होता है एगेन्यू के समय में, सावन भारती का मामला, ये पढ़ते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। सावन भारती केस या मामला जो आता है, ठीक है, अपनी विद्रोही प्रवृत्ति और अराजकता फैलाने के कारण सावन भारती छत्तीसगढ़ में चर्चित था। मिस्टर एगेन्यू उसे शांति व व्यवस्था के लिए खतरा मानते थे। उसे गिरफ्तार किया गया और मुकदमा चलाया गया। मृत्युदंड उसे सुनाया गया। अनुनय विनय करने के पश्चात मृत्युदंड को आजीवन कारावास के रूप में बदल दिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब उनके जो मृत्युदंड दिया गया था उनको आजीवन कारावास में बदल देते हैं। ठीक है, मिस्टर एगेन्यू और बस्तर का जमींदार। एगेन्यू ने धमतरी के पास राजूर नामक स्थान पर बस्तर के तत्कालीन राजा महिपाल देव से भेंट किया। बस्तर के राजा ने कोटपाल परगना पुनः प्राप्त करने का प्रयास एगेन्यू के माध्यम से किया। ठीक है, मतलब कोटपाल परगना दूसरे के पास था, उसको प्राप्त करने के लिए जो महिपाल देव है वो एगेन्यू से मिले। ठीक है, और एगेन्यू से आग्रह किया कि कोटपाल परगना मुझे दिलवा दीजिए। एगेन्यू ने गवर्नर जनरल की व्यवस्था आते तक कोटपाल मामले में आक्रमण कार्यवाही बस्तर राजा न करे, यह स्पष्ट चेतावनी दे दी। ठीक है, राजा ने एगेन्यू को हाथी भेंट कर मित्रता प्रदर्शित किया। ध्यान रखेंगे, मतलब जो महिपाल देव है अंग्रेजों से मित्रता करते हैं हाथी देकर, हाथी भेंट करके। ध्यान रखेंगे, कभी पूछा जा सकता है प्रश्न इसको। ठीक है, चलिए, अब परलकोट जमींदारी का विद्रोह होता है। बस्तर राजा के अधीन परलकोट का जमींदार था, वह भूमिया राजा भी कहलाता था। ठीक है, जो परलकोट के जमींदार है उसको भूमिया राजा कहा जाता था। उसका अस्तित्व बस्तर में काकती राज्य प्रारंभ होने से पूर्व का था। वह आदिवासी गोड़ समाज का था। तत्कालीन राजा गेंद सिंह या गेंदसाय था। 1824 ईस्वी से पूर्व उसने अपनी जमानत के साथ अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजी शासन का विरोध किया था। घने जंगलों में जा छिपने के कारण जो अंग्रेज हैं उनको गिरफ्तार करने में उनको परेशानी हो रही थी। मिस्टर एगेन्यू ने सीमावर्ती चांदा से सैनिक सहायता प्राप्त कर विद्रोह का दमन किया। जमींदार गेंद सिंह पकड़ा गया और उसके ही महल के सामने खुले आम फांसी पर लटका दिया गया। गेंद शाह की शहादत गोड़ों में चर्चित वर्णित है। ठीक है, कहने का मतलब है कि परलकोट जमींदारी बस्तर राजा के अधीन था और वहां का जो जमींदार हुआ करता था कौन, गेंद सिंह। गेंद सिंह को भूमिया राजा भी कहा जाता था, है ना, मतलब वहां के जमींदार को भूमिया राजा भी कहलाते थे वहां के जमींदार। ठीक है, ये जो है अंग्रेजी शासन का विरोध करते हैं गेंद सिंह, और अंग्रेजी शासन का विरोध करने के कारण ही क्या होते हैं, इनको जो है फांसी दे दी जाती है उनके महल के ही सामने। उसके बाद बात करते हैं कैप्टन हंटर। एगेन्यू के पश्चात अधीक्षक पद पर हंटर की नियुक्ति हुई। वे कुछ माह तक अधीक्षक के पद पर रहे। ध्यान रखेंगे, कुछ माह तक ही रहे, हंटर ज्यादा दिन तक नहीं रहते हैं। उसके बाद आते हैं सैंडिस। सैंडिस का जो कार्यकाल है बहुत इंपॉर्टेंट है।
1825 से 1828 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ के अधीक्षक पद पर सैनिक अधिकारी मिस्टर सेंडिस नियुक्त हुए। पूर्व अधीक्षक एगेन्यू की तुलना में वे अधिक अधिकार संपन्न थे। जैसे जैसे अधिकारी आते हैं, ब्रिटिश अधीक्षक आते हैं, उनके अधिकारों में जो है वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है, रेजिडेंट के द्वारा। तो पूर्व अधीक्षक एगेन्यू की तुलना में अधिक अधिकार दे दिए गए थे सेंडिस को। सैनिक व असैनिक दोनों प्रकार के अधिकार इन्हें सौंप दिए गए थे। अंग्रेजी शक्ति के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें शान शौकत से रहना पसंद था, इसलिए वेतन और भत्ते भी उनका बढ़ा दिया गया। सेंडिस ने हिंदू और मुस्लिम कैलेंडर के स्थान पर अंग्रेजी कैलेंडर जो है जारी किया। 1 जनवरी से वर्ष का प्रारंभ माने जाना लगा और अंग्रेजी भाषा को राजकाज की भाषा इन्होंने बनाया। तो इनके कई कार्य है। पहले तो कैलेंडर बदला, ठीक है, इनको ज्यादा अधिकार दे दिया, सैनिक असैनिक दोनों प्रकार के अधिकार थे। और ये क्या करते हैं, जो भाषा है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा को राजकाज की भाषा जो है ये बनाते हैं। बस्तर और जयपुर रियासत के बीच विवाद सुलझा नहीं था। बस्तर राजा इस मामले को निपटने के लिए दबाव डाल रहा था। संबंधित पक्षों को चेतावनी दी गई, जब तक गवर्नर जनरल इस मामले में कोई निर्णय नहीं लेते क्षेत्र में शांति बनाई जाए। यह धमकी ये जो है देते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये धमकी देते हैं भाई, ठीक। मिस्टर सेंडिस के उत्तराधिकारी मिस्टर विल्किंसन और क्राफर्ड, ठीक है। मिस्टर सेंडिस के बाद कौन आते हैं, ठीक है, अधीक्षक बन के विल्किंसन और क्राफर्ड आते हैं। विल्किंसन और क्राफर्ड 1828 से 1830 ईस्वी के मध्य अधीक्षक पद को सुशोभित किया। 27 दिसंबर 1829 ईस्वी को रघुजी तृतीय और अंग्रेजों के मध्य हुए समझौते के अनुसार छत्तीसगढ़ का शासन भार भोसला राजा द्वारा नियुक्त कृष्णराव अप्पा को सौंप दिया गया, ठीक है। आखिरी कौन आते हैं, क्राफर्ड आते हैं। और क्राफर्ड जब आते हैं तो पहले तो आप जानते हैं रघुजी तृतीय और अंग्रेजों के मध्य क्या होता है, समझौता हुआ रहता है कि जैसे भी रघुजी तृतीय जो है वयस्क हो जाएंगे तो शासन जो है पुनः उनको सौंप दिया जाएगा। तो क्या होते हैं, अब रघुजी तृतीय जो है वयस्क हो जाते हैं तो उसके अनुसार जो है उनको शासन भार फिर से सौंपा जाता है। तो 27 दिसंबर 1829 को रघुजी तृतीय और अंग्रेजों के मध्य क्या हुआ रहता है, समझौता, ठीक है। अब जो है शासन फिर किसको मिल जाता है, भोसलों को। अब भोसलों का फिर से शासन आ जाता है तो कृष्णराव अप्पा को जो है शासन सौंप दिया जाता है। और सत्ता का हस्तांतरण कब होता है, 6 जून 1830 को जो है सत्ता का हस्तांतरण होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में के भोसला शासन। छत्तीसगढ़ में पुनः भोसला रघुजी तृतीय के वयस्क होने तक छत्तीसगढ़ एवं अन्य भोसला क्षेत्र में एजेंट के रूप में ब्रिटिश शासन रहा, ठीक है। मतलब रघुजी तृतीय जब तक अल्पवयस्क थे तब तक अंग्रेजों का शासन था, मतलब एक एजेंट के रूप में वो कार्य किए। 13 दिसंबर 1829 की संधि द्वारा भोसलों को छत्तीसगढ़ का शासन शर्तों के अधीन भोसलों को सौंपना पड़ा। 6 जून 1830 को यह व्यवस्था मूर्त रूप लेती है। मतलब अब जो है भोसला शासक फिर से आ गए, ठीक है, नागपुर में। तो छत्तीसगढ़ जाहिर सी बात है भोसलों के अधीन हो गया। अधीक्षक ने प्रशासकीय मामलों में हस्तक्षेप करना छोड़ दिया। मराठा अधिकारी जिलेदार कहलाए। मराठा जो अधिकारी थे अब क्या कहला लेंगे, जिलेदार कहलाए। प्रथम जिलेदार के रूप में कृष्णराव अप्पा की नियुक्ति की गई। हिसाब किताब के मामले में कृष्णराव अप्पा अच्छे जानकार थे, लेकिन राजस्व के मामले में उनको कम जानकारी थी, ठीक है। वह जो है शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। कृष्णराव अप्पा के बाद कई जिलेदार आते हैं, जैसे अमृत राव, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंटुक राव, सखाराम बापू, गोविंद राव, गोपाल राव, ये सब जो है जिलेदार एक एक करके जो है नियुक्त होते हैं। रायपुर को ही जिलेदार का मुख्यालय बनाया गया, ठीक है, क्योंकि राजधानी थी तो मुख्यालय बनाया गया। जनता को जिलेदार के विरुद्ध ब्रिटिश रेजिडेंट को शिकायत का अधिकार था। मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर कोई परेशानी होती है और वह जिलेदार का जो है शिकायत करना चाहता है तो ब्रिटिश अधिकारी ब्रिटिश रेजिडेंट को वो शिकायत कर सकते थे, ठीक है। 1830 ईस्वी से लेके 1854 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में भोसलों का शासन रहा। इस अवधि में जो है शासन व्यवस्था निम्नानुसार रही। मतलब अब भोसलों का शासन कैसा रहा उसके बारे में हम जानते हैं। राजस्व व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। कुछ परगनों में कर की दरों में परिवर्तन किया गया। शेष मामलों में अंग्रेजी व्यवस्था कायम रखी गई, ठीक है। कुछ परगनों में जो है दर को परिवर्तित कर देते हैं, कम ज्यादा करते हैं, बाकी जगह जो है सेम रखा जाता है, जैसे अंग्रेज रखे थे वैसे ही रखते हैं। जिलेदार शासन विषय के बारे में अपनी रिपोर्ट भोसला राजा को भेजता था। पटेलों की संख्या बढ़ाई गई। 1830 ईस्वी में ही राजस्व में लगभग 31,755 रुपये में कमी आई, ठीक है। राजस्व में फिर से कमी आने लग गई, फिर से भोसला शासक आ गया तो अंग्रेज आए थे, थोड़ा सा बढ़ा था, ठीक है, फिर से ये कम हो जाता है।
राज्य में नागपुरी सिक्के चल रहे थे। रेजिडेंस सिक्कों में एकरूपता लाने का सुझाव दे रहे थे। 8 प्रकार के सिक्कों का चलन था, नागपुरी रुपया चलता था, 8 प्रकार के सिक्के यहाँ चलते थे। न्याय व्यवस्था की बात करें तो अंग्रेजी न्याय व्यवस्था को बनाए रखा गया। कड़ाई के स्थान पर ढीलापन यहाँ भी दिखाई देने लगा। न्याय के प्रति अधिकारी कर्मचारियों की उदासीनता की शिकायत रेजिडेंस से होती रहती थी। न्याय महंगा व दीर्घकालीन हो गया। पुलिस व्यवस्था की बात करते हैं तो अंग्रेजी काल की पुलिस व्यवस्था को बनाए रखी गई। पुलिस की स्फूर्ति व कर्तव्य परायणता में कमी आई। छत्तीसगढ़ सामान्यतः शांतिप्रिय क्षेत्र था, अपराधों की न्यूनता थी, अपराध बहुत कम होते थे। ठीक है, डाकुओं और लुटेरों के गिरोह सक्रिय हुए। ठीक है, मतलब यहाँ लूटपाट होता था। मुल्तानी लोग इस संदर्भ में उल्लेखनीय, मतलब लुटेरे के रूप में मुल्तानी लोग को जाना जाता है। और ये जो मुल्तानी लोग हैं अपने लूट का चौथाई भाग, 1/4 भाग जो है किसको देते थे? जमींदारी को। जो जमींदार होते थे उनको ये देते थे। सलावत, उदा हुस्न, प्यारे जमादार मुल्तानी नेता थे। याद रखें कौन कौन? सलावत, उदा हुस्न और प्यारे जमादार, ये क्या थे? मुल्तानी नेता थे। इनको रोहिला के नाम से ग्रामीण लोग जानते थे। कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार ने ठगों के दमन के लिए जो कार्यवाही की उसका लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिला। ठीक है, ध्यान रखेंगे उसका लाभ किसको मिलता है? छत्तीसगढ़ को भी मिलता है। और हीरा नायक को सहसपुर के जमींदार ने पकड़ा और अंग्रेजों के हवाले कर दिया। ध्यान रखेंगे ये इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में, ठीक है, क्या करते हैं? ये ठगों का ये दमन करते हैं, तो उसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिलता है। और एक हीरा नायक नाम का व्यक्ति है, इसको अंग्रेज पकड़ते हैं। ठीक है, मतलब एक जमींदार पकड़ते हैं, सहसपुर के जमींदार, और अंग्रेजों के हवाले कर देते हैं। इस बात को आप याद रख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब नरबली प्रथा के बारे में बात करते हैं। ठीक, अंग्रेजी शासन को यह शिकायत मिली कि बस्तर, करौन जैसी जमींदारियों में नरबली देने की प्रथा है। ठीक, इस अमानवीय कार्य को बंद कराने के लिए अंग्रेज उद्यत हुए, मगर स्थानीय शासन का भरपूर सहयोग न मिलने के कारण ये जो है सफल नहीं हुआ। मतलब अंग्रेज तो जो है नरबली को बंद करवाना चाहते थे, लेकिन स्थानीय जो शासन था, ठीक है, उनका जो है साथ नहीं मिला, इस कारण जो है सफल नहीं हुआ। नागपुर राजा ने पूर्ण सहयोग का वचन दिया और बस्तर में एक पैदल सेना की टुकड़ी भेजी गई। जांच पड़ताल की गई। अंग्रेजी टुकड़ी की तैनाती ने नरबली को रोकने में सहायता पहुंचाई। ध्यान रखें, नरबली को रोकने के लिए जो टुकड़ी है, जो सैनिक टुकड़ी भेजे जाते हैं, वो सहायता पहुंचाते हैं। धमधा के गौड़ राजा का विद्रोह होता है। एक पुजारी के नेतृत्व में धमधा के गौड़ों ने विद्रोह किया। रायपुर के जिलेदार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक सैन्य टुकड़ी भेजी। गौड़ों का उपद्रव फैलने से पहले कि उनको शांत कर दिया गया। भोसले राजा इस संदर्भ में अंग्रेजों की सराहना की। ठीक है, मतलब अब जो भोसले राजा हैं अंग्रेजों की सराहना करते हैं। ठीक है भाई, आपने अच्छा कार्य किया करके, क्योंकि उनको फायदा हुआ तो जाहिर सी बात है सराहना करेंगे। अब रघुजी तृतीय के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। रघुजी तृतीय को अंग्रेजों ने के नवीन संधि के माध्यम से छत्तीसगढ़ का शासन जो है सौंपा गया था। भोसला शासन धीमा मगर प्रगतिकारक था। ध्यान रखेंगे, रघुजी तृतीय जैसे ही वयस्क होते हैं तो क्या करते हैं, जो अंग्रेज है उनको शासन सौंपते हैं। अब रघुजी तृतीय का शासन चलता है। रघुजी तृतीय जो है एक भोसला शासक होते हैं, और भोसला शासक होते हैं, इनका कार्य जो है जरूर धीमा था लेकिन प्रगतिकारक था, ऐसा कहा गया है। रघुजी जनता के बीच लोकप्रिय थे, मगर अधिकारियों कर्मचारियों पर पकड़ नहीं थी, और ये सूरा और सुंदरी के चक्कर में पड़े रहते थे। उनके राज कार्यों में उनको कोई भी रुचि नहीं थी। ठीक है, व्यक्तिगत जीवन में खर्चीले स्वभाव के कारण आर्थिक संकट का सामना इनको करना पड़ा। ब्रिटिश रेजिडेंट ने भी राजा की शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी। राजा की ऋणग्रस्तता के चलते 8 लाख रुपए वार्षिक टकोली अंग्रेजों को देने में देरी होने लगी। ठीक है, राजा के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता में सम्मान के भाव थे। अंग्रेजी सरकार रघुजी तृतीय के कार्यों पर समीक्षात्मक दृष्टि बनाए हुए थे। ठीक है, नागपुर राजा का संयोजन 11 दिसंबर 1853 को रघुजी तृतीय का स्वर्गवास हो जाता है। अब इसका कोई भी पुत्र नहीं होता जो राजगद्दी में बैठ सके। ठीक है, तो नागपुर राज्य के उत्तराधिकारी के संबंध में चर्चा जोरों पर थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का अनुयायी था। मतलब अब क्या करते हैं, इनका कोई भी पुत्र नहीं था, पुत्र नहीं होता था, किसी भी को ये गोद नहीं ले सकते थे, क्योंकि उस समय कौन आ गए थे? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, अपनी हड़प नीति चलाया और नागपुर राज्य को क्या कर लिया? हड़प लिया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अब ये समझ सकते हो। ठीक है, तो मार्च 1854 को नागपुर का राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। मिस्टर मेंसन को कमिश्नर नियुक्त किया गया। नागपुर राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना।
अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित किए जाने पर नागपुर के अंतर्गत आने वाले छत्तीसगढ़ की व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया। जिलेदार गोपाल राव ने 1 फरवरी 1855 ईस्वी को ब्रिटिश प्रतिनिधि को शासन भार सौंपा। अब यहाँ जिलेदार कौन थे? मराठा के प्रतिनिधि क्या कहलाते थे? जिलेदार। अब अंतिम जिलेदार कौन था? गोपाल राव। तो गोपाल राव ने क्या किया? फिर से अंग्रेजों का क्या किया? शासन अपना सौंप दिया। लो भाई अब तुम राजा बन गए हो, तुम रखो सत्ता, ठीक है। तो एक डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति छत्तीसगढ़ के लिए की गई। चार्ल्स सी इलियट को छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी कमिश्नर होने का गौरव प्राप्त हुआ, ठीक है, याद रखेंगे। कमिश्नर कहाँ नियुक्त किया गया? नागपुर में। नागपुर में कहाँ है ना, नागपुर से शासन चल रहा था, तो नागपुर में कमिश्नर, ध्यान रखेंगे। नागपुर में क्या बनाया गया? कमिश्नर बनाया गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ में क्या बनाया गया? डिप्टी कमिश्नर। छत्तीसगढ़ में क्या बनाया गया? डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर किसको बनाया गया? चार्ल्स सी इलियट। चार्ल्स सी इलियट को बनाया गया। चार्ल्स सी इलियट को डिप्टी कमिश्नर बनाया गया, इलियट, ठीक है। और इसके सहायक जो है क्या बनाया गया? सहायक कमिश्नर। सहायक डिप्टी कमिश्नर भी बनाया जाता है। सहायक डिप्टी कमिश्नर भी बनाया जाता है। किसको? गोपाल राव के और एक महबूल हसन, 2 व्यक्ति को बनाया जाता है। तो गोपाल राव को रायपुर दिया जाता है, गोपाल राव को बिलासपुर वाला जो क्षेत्र है वो दिया जाता है, और महबूल हसन, ठीक है, इनको रायपुर क्षेत्र दिया जाता है। इसको कल के अध्याय में पढ़ेंगे, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। तो ये सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो एक डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति छत्तीसगढ़ के लिए की गई। चार्ल्स सी इलियट को छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर होने का गौरव प्राप्त हुआ। 1855 से छत्तीसगढ़ अंग्रेजी शासन आया छत्तीसगढ़ में, और 1947 ईस्वी को आजादी मिलने तक अंग्रेजी शासन जो है अब जो है कायम रहेगा। छत्तीसगढ़ सूबा को एक जिला माना गया। छत्तीसगढ़ को देखो कितने सूबा में बांटा गया था? 5 सूबा में, मतलब 5 जिला में बांटा गया था, जिसमें से छत्तीसगढ़ एक था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ सूबा को एक जिला माना गया था। तो इस प्रकार जो है आज हमने जाना कि कैसे जो है भोसलों का अंत होता है। अब यहाँ से चलेगा पूर्णतः अंग्रेजी शासन। तो अंग्रेजी शासन हम 1854 से लेकर 1947 तक पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। लाइन टू लाइन क्वेश्चन अब यहाँ से बनेगा, क्योंकि यहाँ से सत्ता संघर्ष चालू होता है, अंग्रेजों का शासन चलेगा, फिर छत्तीसगढ़ में जो है स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष चलेगा, फिर हमारे छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए संघर्ष चलेगा। तो सबको हम जानेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने आप पढ़े हैं वो वहां से क्वेश्चन तो अब कम पूछा जाता है, लेकिन 1854 से लेकर 1947, फिर 1947 से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण तक जितना भी कार्यकाल है सबका बहुत ज़्यादा वेटेज है। इसलिए आगे की क्लास को आप बहुत अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, कहीं भी डाउट है तो पूछिए, ठीक है। मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट मैं दूं, ठीक है। बस आपका सपोर्ट चाहिए। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक सब्सक्राइब करें, ठीक है। लोगों तक शेयर करें और अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो, ठीक है। चलिए आज की क्लास का एंड यही करते हैं।